औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक थ्योरी भी डिस्कस की थी, डैट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी। टुडे वी विल लर्न द मॉडर्न डेफिनेशंस of organic compounds, hydrocarbons and modern definition of organic chemistry. First of all, we will explain hydrocarbons. तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा डिफाइन हाइड्रोकार्बन। जैसा कि बेटा हाइड्रोकार्बन से ही हमें पता चल जाता है कि ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट से मिलकर बना हो, यानी कि दो किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना हो, एक हाइड्रोजन और दूसरा उसमें इंक्लूड होगा कार्बन। तो वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। तो हम इसे यूं डिफाइन करेंगे, दोज कंपाउंड्स which consist of carbon and hydrogen only। सर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4, in a similar way C2H6 इथेन, ये इसी फैमिली का सेकंड मेंबर है। इसी तरह हम C6H6 बेंजीन एक्सेट्रा, बहुत सी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं कि एक्सेट्रा करके, यानी कि वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पे सिर्फ मुश्तमिल हैं उनको हम लोग क्या नाम देंगे, हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? बेटा याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें तीन चीजों पे फोकस करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसेंशियल एलिमेंट होता है, इसेंशियल एलिमेंट। और वो इसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इसेंशियल एलिमेंट कार्बन है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। दूसरी बात हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि सर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का इसेंशियल एलिमेंट कार्बन है तो कार्बन पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में पाया जाता है। इट मीन्स इट इज अ मेंबर ऑफ फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। और हमें यह भी पता है कि हर ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो मौजूद होता है उसके एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। यानी कि कार्बन अगर चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि कार्बन बिलोंग्स फोर्थ ग्रुप of periodic table of periodic table। सर अगर ये पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप से रेलिवेंट है, बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। और ये कॉन्सेप्ट आप 9th से पढ़ते आ रहे हो कि सर वो तमाम कंपाउंड जिनके वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो वो आमतौर पे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं इन द सिमिलर वे। और वो तमाम कंपाउंड जिनके वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो सर अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करेगा? तो बेटा डेफिनेटली ना वो इलेक्ट्रॉन देगा ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा बल्कि वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, क्या होते हैं बेटा? शेयर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाँ जी, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है?
कोवलेंट। तो दूसरी चीज जो हमने यहां पे इंपॉर्टेंट डिस्कस की वो ये है कि सर हमारे पास तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड होंगे। क्या होंगे बेटा? कोवलेंट कंपाउंड। यानी कि पहली हमारे पास कंडीशन ये है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इसेंशियल एलिमेंट कार्बन होता है, और दूसरा ये सारे ये तमाम के तमाम कंपाउंड्स कोवलेंट इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कोवलेंट इन नेचर। हाँ, तीसरी चीज सर हमारे पास इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के साथ साथ कुछ दूसरे एलिमेंट भी माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सर इनके अंदर हमारे पास तीसरा यानी कि तीसरा पॉइंट जो ज़हन में रखना वो ये है कि सर इन कंपाउंड में कार्बन के अलावा क्या हो सकता है? सर हमारे पास ऑक्सीजन हो सकता है, सर इन कंपाउंड में नाइट्रोजन हो सकता है, सर इन कंपाउंड में हमारे पास फास्फोरस हो सकता है, इन कंपाउंड में सल्फर हो सकता है। इन द सिमिलर वे सर इनमें हमारे पास हैलोजन्स हो सकते हैं। यानी कि एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? हैलोजन्स को। पता है ना हैलोजन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। तो सर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए तीन शराइत हैं। नंबर 1 जिनमें इसेंशियल एलिमेंट कार्बन है। नंबर 2 सर कार्बन अगर पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में पाया जाता है तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसेंशियल एलिमेंट कार्बन है, ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं। हाँ सर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा भी एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं। यानी कि कार्बन के अलावा भी जो एलिमेंट होंगे वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन्स एक्सेट्रा माइन्यूट क्वांटिटी में होंगे। तो हम इसे यूं डिफाइन कर सकते हैं कि सर दोज कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे डिफाइन करेंगे? दोज कोवलेंट कंपाउंड्स इन विच carbon is an essential element, in which carbon is an essential element. सर इनके अंदर कार्बन जो है वो इसेंशियल एलिमेंट है, अलोंग विद दूसरे कौन कौन से होते हैं? along with ऑक्सीजन, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हैलोजन्स। तो सर ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि सर दोज कोवलेंट कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज एन इसेंशियल एलिमेंट अलोंग विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन्स एक्सेट्रा। हाँ यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आपने कहा कि कोवलेंट कंपाउंड में कार्बन इसेंशियल एलिमेंट है, और ऊपर अगर आप डेफिनेशन देखें हाइड्रोकार्बन की तो उनमें भी कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। तो सर दोनों में भी फर्क क्या है बेटा? याद रखिएगा हमारे पास तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक होने के लिए हमारे पास कंडीशन है इसेंशियल होना। कौन सा एलिमेंट? कार्बन। कार्बन का इसेंशियल होना लाजमी है। इसका मतलब इनके अंदर कार्बन मौजूद है, और अगर कार्बन मौजूद है तो वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, लिहाजा तमाम हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन बेटा जब हमारे पास कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट आ जाए तो आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन का नाम नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, एक छोटा सा नोट। क्या लिखेंगे? यानी कि आपको एमसीक्यूज आ सकता है एंटी टेस्ट में या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, या वैसे जो आपके कॉलेज के अंदर टर्म्स होती हैं उनमें, कि सर ऑल द हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑल द हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, बट all the organic compounds
बट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन। समझ आ गई बेटा? यानी कि तमाम हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक हो सकते हैं, लेकिन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हरगिज नहीं हो सकते। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में इन एलिमेंट में से कोई आ गया तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आप उसे सिर्फ और सिर्फ क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सर आपने एक और क्वेश्चन यहां पे अराइज कर दिया। वो क्वेश्चन क्या है? आपके जहन में तो शायद ना आया हो, लेकिन मुझे यहां पे समझ आ रही कि सर आपने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसेंशियल एलिमेंट कार्बन होता है। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? कार्बन मोनोऑक्साइड के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सर वो डायमंड सारे का सारा, वो सारे का सारा ग्रेफाइड। तो सर वो कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? तो ये एंटीटेस्ट के हवाले से या बोर्ड के हवाले से या वैसे कंसेप्चुअल एक एमसीक्यू है। तो याद रखिएगा बेटा कि हम लोग तीन चीज़ों की बुनियाद पे, कितनी चीज़ें? तीन चीज़ों की बुनियाद पे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, डायमंड, ग्रेफाइट, इन एलिमेंट्स और इन कंपाउंड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे स्टडी करते हैं। उसकी वजह क्या है? मैंने कहा तीन पॉइंट हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन ये है हमारे पास, वाई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, डायमंड, ग्रेफाइट आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि सर ये इनऑर्गेनिक क्या है? तो मैंने कहा बेटा तीन चीजें आपने इसमें लिखनी है। नंबर वन सर हिस्टोरिकली, नंबर टू कन्वेंशनली। सर हम लोग रवायती तौर पे या फिर तारीखी लिहाज से इन तमाम कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे स्टडी करते हैं। यानी कि तीन चीज़ें मैंने लिखी कि सर ड्यू टू, यानी कि आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ साथ चले आंसर भी आपका हो जाएगा। ड्यू टू हिस्टोरिकल, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रीजन, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, डायमंड, ग्रेफाइट are studied as inorganic compounds। इन कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे स्टडी करते हैं। साथ में एक चीज और आप लिखेंगे कि सर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड डजंट मैच विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच ही नहीं करती। यानी कि आप क्या लिखेंगे? एंड द प्रॉपर्टीज एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड। कंपाउंड नहीं लिखना चाहिए क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट आपके पास एलिमेंट हैं, तो इसके लिए बेटर है कि आप यहां पे सबस्टांस का लफ्ज इस्तेमाल कर लें।
ठीक है जी, क्योंकि एलिमेंट भी सबस्टांस होता है, कंपाउंड भी सबस्टांस होता है, प्योर चीज जो भी हो वो आपके पास है सबस्टांस होती है। तो आप कंपाउंड की जगह आप सबस्टांस लिख सकते हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपना डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि सर ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रीजंस दीज कंपाउंड आर स्टडीज एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सबस्टांस डज नॉट मैच to the properties of organic compounds। तो यहां से हमें पता चला कि तीन चीजें हम लिख सकते हैं। नंबर वन सर हिस्टोरिकली, कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे। दूसरा कन्वेंशनली, मेरे उस्ताद ने मुझे ये बताया था तो मैं भी आपको यही बताऊंगा, ये होता है कन्वेंशनली, रवायत चली आ रही है तो हम इसके ऊपर सोचो बचार ही नहीं कर रहे। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सर देखें इनमें वो प्रॉपर्टीज ही नहीं पाई जाती जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती हैं। और प्रॉपर्टीज कौन सी हैं वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस वक्त हम लोग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है कि सर डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम यहाँ पे डेफिनेशन कर लेते हैं, बल्कि इसे मैं थोड़ा सा अगर आप कहें तो इसे रेज कर दूं बेटा, इसे मैं रेज कर देता हूं, ये मैं इसे रेज कर रहा हूं ताकि यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकें। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को भी डिस्कस करेंगे और हाइड्रोकार्बन से जो नए कंपाउंड बनेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास CH4 है, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं तो हमारे पास बनेगा CH3OH। तो बेटा ये आपके पास क्या है सर? ये तो है हाइड्रोकार्बन। और क्या इसे आप हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ये एक नया एलिमेंट आ गया कार्बन। तो आप इस कार्बन की वजह से, सॉरी कार्बन क्या दिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से आप इसे हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। लेकिन आप इस कंपाउंड से इस कंपाउंड को डिराइव कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव्स। इसका मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे और उनके डेरिवेटिव्स यानी कि उनसे जो नए कंपाउंड बने हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास मिल्क हो तो मिल्क से आप लोग चीज़ निकाल लेते हो, बटर निकाल लेते हो, तो वो जो नई चीज़ें बनती हैं कंपाउंड से वो उनका डेरिवेटिव कहलाता है। तो मैंने आपके पास मीथेन से क्या बना दिया? मेथानॉल। उसकी मैंने क्या कर दी? ऑक्सीडेशन। तो हम यूँ कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the compound of carbon and hydrogen। अब आपको याद आया होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को क्या कहा जाता है? हाइड्रो कार्बन। क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रोकार्बन। ठीक हो क्या जी? एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से मुराद समझ आ गई आपको कि एक कंपाउंड से जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं? डेरिवेटिव। तो सर हमारे पास वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हों और उनसे बनने वाले नए कंपाउंड जिस ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन को डिस्कस नहीं करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन को डिस्कस नहीं करते बल्कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ये आपका MCQs भी है। तो आज आपने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी तरह इंशाल्लाह हम लोग चलते रहेंगे। कल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।